जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉप जीके जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एचपी पटवारी 2026 की जीके क्लास 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडिया का जीके और उसमें हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का पार्ट 2 मध्यकालीन इतिहास। दोस्तों क्लास 1 में हमने पढ़ा था भारतीय इतिहास का पहला पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा था प्राचीन इतिहास। और दोस्तों उसमें हमने की थी थ्योरी प्लस एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इस क्लास में भी हम जो है मध्यकालीन इतिहास की थ्योरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। जिस किसी ने अभी तक क्लास 1 नहीं देखी है, फटाफट क्लास 1 को जो है देख लें, उसके बाद ही क्लास 2 को जो है अटेंड करें। और दोस्तों आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत, रिसर्च लगती है, इसलिए आपसे जो है हम कुछ और नहीं माँग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियोज़ के लोग जो हैं पेड बैच बनाकर देते हैं, हम आपको फ्री में वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपसे इतनी ही गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। तो फटाफट अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये है क्लास 2 और क्लास 2 में हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक भारतीय मध्यकालीन इतिहास। दोस्तों भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्राचीन इतिहास, दूसरा जो है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा जो है वह है आधुनिक। दोस्तों पहली क्लास में हमने प्राचीन जो है इतिहास जो है पढ़ लिया है। अब दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। दोस्तों मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन का इतिहास समय जो है 6ठी शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो है माना गया है। यह काल प्राचीन और आधुनिक भारत के बीच का सेतु है। मतलब दोस्तों पहले आता है प्राचीन काल, तो दूसरे पे आता है मध्यकाल और तीसरे पर आता है आधुनिक काल। तो ये दोनों इन दोनों के मध्य का ही काल है। इस दौर में भारत में अनेक राजवंशों का उदय और पतन हुआ, प्रशासनिक व्यवस्थाएं विकसित हुई और कला और संस्कृति को नई दिशा मिली थी। दोस्तों भारतीय मध्यकालीन इतिहास के राजवंशों के उदय और पतन से यहाँ बहुत ही जरूरी प्रश्न बनते हैं, जिनको जो है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। मध्यकालीन इतिहास को जो है मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक मध्यकाल, जो कि लगभग 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो है माना गया है। उसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल, जो कि लगभग 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो है माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक मध्यकाल की। दोस्तों प्रारंभिक मध्यकाल जो है लगभग जो है 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक माना गया है और इसको जो है भारतीय इतिहास में एक संक्रमण काल भी कहा जाता है। तो दोस्तों एग्जाम में पूछे कि संक्रमण काल कौन सा था, तो दोस्तों वो था प्रारंभिक मध्यकाल, जो कि 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक था। इस काल में प्राचीन भारत की कई परंपराएं बदली। मध्यकालीन व्यवस्था की नींव भी यहीं पर पड़ी थी। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले काल सीमा और पृष्ठभूमि की। तो दोस्तों इसका समय जो है लगभग 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक माना गया है और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद ही यह काल शुरू हुआ था। दोस्तों पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो सबसे अंत में हमने पढ़ा था गुप्त साम्राज्य, और गुप्त साम्राज्य का जैसे ही पतन हुआ था उसके बाद ही इस मध्य काल का जो है आरंभ हुआ था। इस दौर में केंद्रीय साम्राज्य जो है कमजोर हो गए थे और क्षेत्रीय शक्तियां जो है उभर कर सामने आने लगी थीं। बात करें इसकी राजनीतिक शक्तियों स्थिति की। दोस्तों सबसे पहले हम राजनीतिक स्थिति में हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय राजवंशों का उदय। इस काल में दोस्तों भारत में कई क्षेत्रीय राजवंश जो है शक्तिशाली बने
उत्तर भारत की बात करें तो हर्षवर्धन जो कि 7वीं शताब्दी में, उसके बाद प्रतिहार, उसके बाद में पाल और उसके बाद में यहाँ पर जो है राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत की बात करें तो चालुक्य, पल्लव और उसके बाद चोल। इसके बाद बात करें राजनीतिक विशेषताओं की, तो ये सामंतवाद का विकास जो है यहाँ पर हुआ था। भूमि अनुदान जो कि ब्राह्मणों, मंदिरों और अधिकारियों को जो प्राप्त हुई थी। स्थायी सेनाओं की कमी और सामंतों पर निर्भरता बढ़ी थी। आपसी युद्ध और सत्ता का संघर्ष जो है देखने को मिला था। इसके बाद बात करें प्रशासनिक व्यवस्था की, तो दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था में जो है राजा को सर्वोच्च शासक माना जाता था और उसकी शक्ति जो है सीमित थी। सामंत दोस्तों यानी स्थायी शासक जो थे वो सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सेना जो है उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। भूमि से प्राप्त जो भी राजस्व का था जो वहाँ का मुख्य आय का स्रोत हुआ करता था। मतलब दोस्तों भूमि के अंदर से जो भी खजाना प्राप्त होता था वो उस समय मुख्य आय का ही स्रोत था। कर प्रणाली जो है जटिल यानी कठोर थी। क्षेत्र के अनुसार जो है अलग-अलग थी। जो दोस्तों कर लिया जाता था वो क्षेत्र पर जो है डिपेंड होता था। प्रत्येक क्षेत्र में जो है अलग-अलग कर जो है लिए जाते थे। सामाजिक संरचना की बात करें तो सबसे पहले आता है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था जो है बहुत ही अधिक जटिल थी यानी कठोर थी। ब्राह्मणों को जो है सबसे उच्च स्थान मिला था, उनको ही श्रेष्ठ माना जाता था और जो शूद्र थे उनको जो है सबसे कमजोर जो है माना जाता था और उनकी स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा खराब थी। नई जातियाँ और उपजातियों का उदय भी होना आरंभ हो गया था। इसके बाद हम बात करें स्त्रियों की स्थिति की, तो दोस्तों सामान्यतः जो है स्त्री की स्थिति में गिरावट आई थी क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो है जो पितृ सत्ता जो थी वो जो है उसका आगमन हो गया था और वहाँ पर जो है पुरुष प्रधान समाज को जो है महत्वपूर्ण विशेष स्थान जो है मिला था। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं बढ़ी। मतलब दोस्तों जो बच्चों का था छोटी उम्र में ही शादियां करवा दी जाती थी और जैसे ही उनके पति की यदि मृत्यु होती है तो उनके पति पत्नी को भी साथ में ही जला दिया जाता था। फिर भी कुछ क्षेत्रों में स्त्रियां शिक्षा और धार्मिक कार्यों में शामिल थीं, पर कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जहां पर स्त्रियों को जो है शिक्षा भी मिल रही थी और धार्मिक कार्यों में भी उनका जो है शामिल किया जा रहा था। आर्थिक जीवन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि की। जो अर्थव्यवस्था थी, जो मुख्य रूप से जो थी कृषि पर आधारित थी। नए क्षेत्रों की खेती की जो है शुरू हो गई थी क्योंकि वनों की कटाई जो है इसके लिए की जा रही थी ताकि नए खेत क्षेत्रों में खेती को शुरू किए जा सके। भूमि अनुदान के कारण जो है किसानों पर बोझ पड़ा। मतलब दोस्तों जैसे ही भूमि का अनुदान होना आरंभ हुआ उसके कारण जो है किसानों पर जो है बोझ बढ़ना शुरू हो गया था। व्यापार और उद्योग की बात करें तो आंतरिक व्यापार जो सीमित हुआ, शहरी केंद्रों में गिरावट आई और दक्षिण भारत में समुद्री व्यापार अपेक्षाकृत जो है मजबूत रहा। धार्मिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आता है ब्राह्मण धर्म का विकास। वैदिक परंपराओं के साथ पौराणिक हिंदू धर्म का विकास हुआ था। विष्णु शिव देवी की जो है पूजा लोकप्रिय हुई थी। मतलब दोस्तों उस समय जो है ज्यादातर लोग जो है विष्णु शिव और देवी की ही पूजा किया करते थे और जो ब्राह्मण थे उनको जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। मंदिर धार्मिक और आर्थिक केंद्र बने। उसके बाद आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म का प्रभाव जो है घटना शुरू हो गया था। विशेषकर कहाँ उत्तर भारत में जो है उनका प्रभाव कम होता जा रहा था। जैन धर्म कुछ क्षेत्रों में जैसे पश्चिम भारत, दक्षिण भारत में सक्रिय रहा। आगे हम बात करें भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, तो दोस्तों
भक्ति आंदोलन की प्रारंभिक झलक इसी काल से हमें देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में अलवार और नेनार संत प्रमुख रहे हैं और ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति पर जो है जोर दिया जाता था। जहाँ-जहाँ दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होगी मैं आपको बोल दूँगा, उसको आप ख़ास करके नोट करके रख लेना, बाकी आप जो है नॉर्मली भी समझ सकते हैं। कला और संस्कृति की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों स्थापत्य और मूर्ति कला आती है। मंदिरों का स्थापत्य का जो है शानदार विकास हुआ था, जो कि दोस्तों नगर शैली उसमें जो है उत्तर भारत आता है और द्रविड़ शैली जिसमें दक्षिण भारत आता है। आगे दोस्तों इसके उदाहरण की बात करें तो यहाँ से एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर, चोल काल के भव्य मंदिर। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पर तो है एलोरा से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि दोस्तों आगे जो है आपको जो है कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें आपको जो है क्लियर हो जाएगा। साहित्य की बात करें तो दोस्तों संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और क्षेत्रीय भाषाओं में रचनाएं देखने को मिलती हैं। पुराणों, धर्मशास्त्रों और काव्य साहित्य की रचना हुई थी। क्षेत्रीय भाषाओं जैसे तमिल, कन्नड़ आदि का जो है विकास हुआ था। यदि हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा जो है मुख्यतः धार्मिक संस्थानों में दी जाती थी। नालंदा, विक्रमशिला और जैसे विश्वविद्यालय विशेषकर बौद्ध शिक्षा के ही क्या थे केंद्र थे। शिक्षा का अधिकार सीमित वर्गों तक था, मतलब दोस्तों प्रत्येक वर्ग को जो है शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी, कुछ वर्गों को ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। आगे बात करें ऐतिहासिक महत्व की, तो दोस्तों यह काल प्राचीन और मध्यकालीन भारत के बीच का क्या था सेतु था। सामंतवाद, मंदिर, संस्कृति और क्षेत्रीय भाषाओं की नींव भी इसी काल में पड़ी थी। आगे चलकर इसी पृष्ठभूमि पर तुर्की आक्रमणों और दिल्ली सल्तनत का जो है उदय हुआ था, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। यदि उससे बात करें कि इससे हमें क्या निष्कर्ष जो है मुख्य रूप से देखने को मिलता है, तो दोस्तों प्रारंभिक मध्यकाल भारत के इतिहास का वह चरण था जिसमें राजनीतिक विखंडन, सामाजिक जटिलता और धार्मिक परिवर्तन और सांस्कृतिक विविधता को देखने को जो है मिलती है। यह काल चुनौतियों के साथ साथ नए विचारों और संस्थाओं के विकास का भी क्या था समय था। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो है उत्तर मध्यकाल, जो कि 13वीं शताब्दी से लेकर जो है 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। भारतीय इतिहास का ये वह काल है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर बड़े परिवर्तन देखने को जो है मिलते हैं। यह काल को सामान्यतः दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में जो है बांटा गया है। दोस्तों यहाँ से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से। तो दोस्तों यहाँ जो है उत्तर मध्य काल को जो है दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो है दिल्ली सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल। दिल्ली सल्तनत काल को 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक माना गया है और मुगल काल को जो है 16वीं शताब्दी से लेकर जो है 18वीं शताब्दी तक जो है माना गया है। सबसे पहले हम जो है बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो है 1206 से लेकर जो है 1526 ईस्वी तक माना जाता है। दोस्तों जो ये दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत है, इसको कृपया जो है ध्यान से पढ़ें क्योंकि यहाँ से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। यदि बात करें दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी,
तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से जो है कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1206 में हुई थी। और बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो उसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। यह शासन तुर्क शासकों द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तुर्क शासकों द्वारा इसको जो है स्थापित किया गया था। यदि बात करें इनके प्रमुख वंश की, तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के जो है प्रमुख वंश जो हैं 5 माने गए हैं। सबसे पहले गुलाम वंश, दूसरे पर आता है खिलजी वंश, तीसरे पर आता है तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश और आगे आता है अंत में लोदी वंश। गुलाम वंश में बात करें कि कौन-कौन से शासक थे, तो उसमें था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान। खिलजी वंश की बात करें तो उसमें था जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश की बात करें तो उसमें थे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश की बात करें तो उसमें थे खिज्र खां और लोदी वंश में थे इब्राहिम लोदी, जो कि कौन थे दोस्तों? अंतिम सुल्तान थे। आगे इसके बाद दोस्तों इनके बारे में हम जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जो है ध्यानपूर्वक जो है आपको सुनना है। सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश की। तो दोस्तों गुलाम वंश जो है 1206 से लेकर जो है 1290 तक जो है रहा था। दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको जो है याद रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसके संस्थापक थे। और मुख्य शासक जो थे इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश थे, रजिया सुल्तान थे और बलबन बलबन थे। यदि बात करें इसकी महत्वपूर्ण बातों की, तो दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण बातें जो है ये लिखें दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की नींव जो है रखी गई थी इसी समय जो है। और इल्तुतमिश ने जो है सल्तनत को संगठित किया और एकता प्रणाली को जो है मजबूत किया था। रजिया सुल्ताना भारत की पहली महिला शासक बनी। दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? दोस्तों वह थी रजिया सुल्ताना। याद रखें दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। बलबन ने राजा ईश्वर को का जो है प्रतिनिधि है का सिद्धांत अपनाया और जो है शक्तिशाली शासन जो है उन्होंने किया था। आगे हम बात करें खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश जो है 1290 से लेकर जो है 1320 तक जो है माना जाता है। और इसके संस्थापक जो थे जलालुद्दीन खिलजी थे। दोस्तों याद रखें, जो जो इनके संस्थापक थे उनको याद रखें, यहाँ से कई बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार नहीं, बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके मुख्य शासक जो थे अलाउद्दीन खिलजी थे। यदि दोस्तों बात करें इसकी महत्वपूर्ण बातों की, तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो थे सबसे शक्तिशाली शासक थे। उसने मूल्य नियंत्रण नीति लागू की थी, मंगोल आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका था, दक्षिण भारत को सल्तनत का विस्तार जो है इन्होंने ही किया था। दोस्तों जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनको याद कर लें क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। बात करें तुगलक वंश की, जो कि 1320 से लेकर 1414 तक था। इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक और इसके मुख्य शासक जो थे मोहम्मद बिन तुगलक थे और फिरोज शाह तुगलक थे। यदि बात करें दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण बातों की, तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने असफल प्रयासों के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों जो असफल प्रयोग जो किया करते थे वह असफल रहते थे, उसके लिए वो बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। राजधानी परिवर्तन उन्होंने दिल्ली से जो है दौलताबाद तक की थी।
तांबे की जो उन्होंने मुद्रा का जो है निर्माण किया था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई, नहरें और जन कल्याण का कार्य जो है कराए थे। इस काल में सल्तनत कमजोर होने लगी थी। किस काल में दोस्तों? जो है मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय था उसमें जो है ये उनकी जो है शासन काल का समय जो है कमजोर होने लगा था। आगे नंबर 4 पर बात करें सैयद वंश की, तो सैयद वंश जो है 1414 से लेकर 1451 तक माना जाता है और इसके संस्थापक जो थे वो थे खिज्र खां। दोस्तों याद रखें, सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां और इसके मुख्य शासक जो थे वो थे खिज्र खां और मुबारक शाह। यदि बात करें महत्वपूर्ण बातों की, दोस्तों तैमूर के आक्रमण के बाद जो है स्थापित हुआ था ये। शासन कमजोर थे और सीमित क्षेत्र पर ही उनका नियंत्रण था। यह वंश ज्यादा समय तक शक्तिशाली नहीं बना, मतलब दोस्तों ये वंश जो था कमजोर वंश था जो कि ज्यादा समय तक सत्ता में जो है शक्तिशाली बनकर नहीं रहा था। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 5 लोधी वंश की। तो लोधी वंश का समय था 1451 से लेकर 1526 तक था, जिसके संस्थापक थे बहलोल लोधी और इसका मुख्य शासक जो थे सिकंदर लोधी थे और इब्राहिम लोधी थे। दोस्तों इनको याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये। महत्वपूर्ण बातें हैं, अफगान ये उनका वंश जो था अफगान था। सिकंदर लोधी एक योग्य शासक थे और कृषि सुधारक जो है उन्होंने किया था। इब्राहिम लोदी की हार बाबर से जो है 1526 में जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लें। इब्राहिम लोदी की हार जो है बाबर से हुई थी। किससे हुई थी? बाबर से। और कब हुई थी? 1526 में। कहाँ हुई थी दोस्तों? पानीपत के प्रथम युद्ध में। महत्वपूर्ण बात है ये। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की शुरुआत जो है यहीं से हुई थी। इसके बाद हम बात करें प्रशासन की, तो दोस्तों जो प्रशासन था सुल्तान सर्वोच्च शासक हुआ करते थे। सेना, न्याय और राजस्व व्यवस्था जो है केंद्रीकृत थी। एकता प्रणाली के माध्यम से राजस्व वसूली जो है की जाती थी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों आर्थिक स्थिति उस समय जो थी कृषि जो है अर्थव्यवस्था प्रमुख थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मूल्य नियंत्रण नीति को जो है लागू किया था। किसको किया था दोस्तों? मूल्य नियंत्रण नीति को। सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो दोस्तों कुतुब मीनार जो है मस्जिदें फारसी भाषा का प्रसार किया था। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक संपर्क जो है बढ़ा था। उससे पहले जो है इनका आपसी सांस्कृतिक संपर्क जो है बहुत कमजोर होता था। लेकिन उस समय जो है हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक संपर्क जो है काफी हद तक जो है बढ़ गया था। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों मुगल काल की। दोस्तों मुगल काल की बात करें तो दोस्तों इसमें से जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी ध्यानपूर्वक सुने और ज्यादा प्रश्न जो है इनके प्रमुख शासकों के ही बनते हैं। मुगल काल की बात करें तो मुगल काल का जो समय था 1526 से लेकर जो है 1857 तक था। और दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1526 ईस्वी में बाबर ने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये, इसको ध्यान रखें। क्योंकि दोस्तों जो 1526 ईस्वी में जो है बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराकर जो है मुगल काल की जो है नींव रखी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इसको नोट कर लें। यदि बात करें इसके प्रमुख शासकों की तो सबसे पहले आते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और छठे पाते हैं औरंगजेब। दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इसको नोट कर लें। जो अकबर थे सबसे महान मुगल शासक थे।
और जो औरंगज़ेब थे, वो थे अंतिम शक्तिशाली मुग़ल शासक। दोस्तों इन दोनों बातों को जो है ध्यानपूर्वक याद कर लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यदि पूछा जाए सबसे महान मुग़ल शासक कौन थे, तो वो थे अकबर। और दोस्तों पूछा जाए अंतिम शक्तिशाली मुग़ल शासक कौन थे, तो वो थे औरंगज़ेब। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं इनके जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में डिटेल में। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। बाबर का जो समय था 1526 से लेकर जो है 1530 ईस्वी तक था। दोस्तों जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो थे बाबर थे। और 1526 में इन्होंने क्या किया था, पानीपत कर प्रथम जो है विश्व युद्ध जीता था और दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तुर्क मंगोल वंश का था और आत्मकथा जो है तुजुक ए बाबरी लिखी। और भारत में तोपखाने और बारूद का जो है प्रभावी रूप से जो है उन्होंने प्रयोग किया था। इसके बाद दोस्तों बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं का समय जो है 1530 से लेकर 1556 तक जो है माना गया है। हुमायूं जो थे किसके पुत्र थे, बाबर के पुत्र थे। शेर शाह सूरी से जो है पराजित होकर कुछ समय जो है निर्वासित रहा था। ईरान की मदद में जो है सत्ता पुनः प्राप्त की थी और उसकी मृत्यु सीढ़ियों में से जो है गिरकर हुई थी। तो हुमायूं का जो है सबसे मेन यही है कि वो बाबर का पुत्र था और उनकी मृत्यु जो है सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। इसके बाद दोस्तों बात करें अकबर की, तो अकबर का जो समय था दोस्तों, अकबर का समय था 1556 से लेकर जो है 1605 ईस्वी तक था। हुमायूं का ये पुत्र था और मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर से बोल रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक पूछा जाए तो यहाँ आएगा अकबर। अकबर जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। और प्रशासनिक सुधार की बात करें तो मनसबारी व्यवस्था जो है, भूमि व्यवस्था जो इन्होंने की थी। धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो जजिया कर समाप्त किया था और दीन ए इलाही की स्थापना इन्होंने की थी। फतेहपुर सोकरी का इन्होंने क्या किया था, निर्माण किया था। ज्यादातर यहाँ से प्रश्न यही बनता है कि जो मुगल साम्राज्य था उनका सबसे महान शासक कौन था, तो जो सबसे महान शासक था अकबर। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इसको नोट कर लें। इसके बाद बात करें जहांगीर की। जो जहांगीर थे उनका समय था 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। जहांगीर जो थे अकबर के पुत्र थे, न्यायप्रिय शासक थे जिन्होंने जंजीर ए अदल के लिए जो है प्रसिद्ध थे। कला और चित्रकला का इन्होंने संरक्षण किया था। नूरजहां का प्रभाव जो है इन पर बहुत अधिक था। आगे बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां का समय 1626 से लेकर 1658 ईस्वी तक था। और जो शाहजहां थे वो किसके पुत्र थे, जहांगीर के पुत्र थे। मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग जो है इसी समय जो है माना जाता है। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण इन्होंने किया था और अंत में औरंगजेब द्वारा जो है कैद हो गए थे। दोस्तों यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात बनती है कि ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किस समय हुआ था, तो दोस्तों शाहजहां के समय हुआ था। 1628 से लेकर 58 तक जो है उनका समय रहा था। आगे बात करें औरंगजेब की, तो दोस्तों औरंगजेब का जो समय था 1658 से लेकर 1707 तक माना जाता है। और शाहजहां का पुत्र ये थे। साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार जो है इन्होंने ही किया था, किसने, औरंगजेब ने। कट्टर धार्मिक नीतियां जैसे जजिया कर पुनः लागू इन्होंने ही किया था। मराठी सिखों और राजपूतों से उनका जो है संघर्ष रहा था। उसकी मृत्यु के बाद जो है साम्राज्य बहुत अधिक कमजोर हो गया था। तो दोस्तों जब प्रश्न पूछा जा सकता है
कि जो मुगल साम्राज्य था जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर कब हुआ था? तो दोस्तों औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो है उनका साम्राज्य कमज़ोर हो गया था। औरंगज़ेब के बाद की बात करें 1707 से लेकर 1857 तक, तो दोस्तों कमज़ोर शासक जो है बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम आदि जो रहे हैं इनके शासक जो कि क्या थे? कमज़ोर शासक थे। मतलब दोस्तों औरंगज़ेब के बाद जो भी शासक आए वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे? कमज़ोर थे। आंतरिक कलह क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ था, जो अंग्रेजों का प्रभाव जो है इस समय बढ़ना आरंभ हो गया था। इसके बाद बात करें अंतिम मुगल शासक की, तो दोस्तों जो अंतिम मुगल शासक जो थे वह थे बहादुर शाह जफर, जो कि कब थे? 1837 से लेकर 1857 तक। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अंतिम मुगल शासक कौन थे? दोस्तों अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। कब से लेकर कब तक? 1837 से लेकर 1857 तक। इसके बाद दोस्तों बात करें 1857 का विद्रोह के प्रति प्रतीकात्मक जो नेता ये जो रहे हैं बहादुर शाह जफर। विद्रोह असफल, अंग्रेजों ने जो है मुगल साम्राज्य समाप्त किया था। तो दोस्तों मुगल साम्राज्य को समाप्त करने में सबसे बड़ा हाथ किसका रहा था? अंग्रेजों का। रंगून निवासी था। तो दोस्तों यहाँ से यह प्रश्न बन सकता है कि जो मुगल साम्राज्य था उसको समाप्त जो है किसने किया था? तो दोस्तों इसको समाप्त किया था अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। इसके बाद बात करें प्रशासनिक व्यवस्था की, तो दोस्तों मानसबदारी प्रणाली थी, जागीरदारी व्यवस्था थी, अकबर की राजस्व व्यवस्था यहाँ पर जो है डोलमर द्वारा थी। धार्मिक नीति की यदि हम बात करें, धार्मिक नीति की बात करें तो दोस्तों धार्मिक नीति में सबसे पहले अकबर की 16 एक कुल नीति जो है आती है। औरंगजेब की अपेक्षाकृत कठोर जो है धार्मिक नीति यहाँ पर रही है। आर्थिक स्थिति की बात करें, कृषि और हस्तशिल्प का जो है विकास यहाँ हुआ था आर्थिक रूप से। भारत वैश्विक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे दोस्तों बात करें कला और संस्कृति की, तो दोस्तों जो स्थापत्य कला की बात करें तो यहाँ पर जो है उस समय क्या-क्या बना था? तो दोस्तों ताजमहल बना था, लाल किला बना था, फतेहपुर जो है टोकरी बनी थी। और चित्रकला की बात करें तो मुगल चित्रकला शैली उभरी थी। और साहित्य की बात करें तो दोस्तों किसका विकास हुआ था? फारसी, उर्दू और हिंदी का। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मुगल काल के समय जो है मुख्य रूप से कौन सी कला जो है प्रमुख सामने आई थी? तो दोस्तों ताजमहल था और लाल किला और फतेहपुर सीकरी थी। ज़्यादातर दोस्तों लाल किला और जो है ताजमहल के बारे में ही यहाँ पर पूछा जाता है। यदि बात करें दोस्तों राजनीतिक स्थिति की, तो दोस्तों जो जाति व्यवस्था जो है बन रही थी, स्त्रियों की स्थिति सामान्यतः कमजोर ही थी, क्योंकि मैंने दोस्तों बताया यहाँ क्या था? पुरुष प्रधान समाज था। याद रखें इस बात को, पुरुष प्रधान समाज था, जिसमें महिलाओं को जो है पुरुषों से कम समझा जाता था। सती प्रथा जो है जैसी जो कुप्रथाएं थी यहाँ पर उस समय जो है देखने को मिलती थी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं धार्मिक और शक्ति आंदोलन की। तो दोस्तों जो भक्ति भक्ति आंदोलन थे दोस्तों उसमें थे कबीर, मीरा, तुलसीदास और सूरदास। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों भक्ति आंदोलन की बात करें तो दोस्तों उसमें क्या आएगा? कबीर, मीरा, तुलसीदास दास और सूरदास। भक्ति आंदोलन के बाद बात करें तो उसके बाद आते हैं सूफी आंदोलन, जिसमें आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और नवाजुद्दीन औलिया। दोस्तों ये जो दोनों आंदोलन थे वो क्या थे? धार्मिक सहिष्णुता और मानवता का जो है
यहाँ पर संदेश देते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें कि इसका पतन कैसे हुआ था, तो दोस्तों औरंगज़ेब के बाद जो है शासन कमज़ोर हो गया था, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। उत्तराधिकार का जो है संघर्ष रहा था, आर्थिक संकट आया था, मराठों, सिखों और यूरोपीय शक्तियों का जो है उदय हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है औरंगज़ेब के बाद जो है शासन कमज़ोर हो गया था। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो भारत में जो है प्रशासनिक एकता का विस्तार हुआ था, मिश्रित संस्कृति का जो है विकास हुआ था, जिसे बोलते हैं गंगा जमुनी तहज़ीब और कला, स्थापत्य और साहित्य का जो है समृद्ध परंपरा का उदय हुआ था। यदि बात करें दोस्तों इसके निष्कर्ष से की तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो दोस्तों उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग था, जिसने क्या किया था आधुनिक भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नींव रखी थी। इस काल की उपलब्धियां, चुनौतियां आज भी भारतीय इतिहास को समझने में क्या है सहायक हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दोस्तों इसी के साथ समाप्त होती है भारतीय मध्यकालीन इतिहास की थ्योरी। यदि आपने इतना भी ध्यान से पढ़ लिया तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे आप उनको आसानी से जो है कर सकेंगे। और दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर प्रश्न जो है मुख्य रूप से जो प्रमुख शासक थे, जो वंशज थे, उन्हीं से बनते हैं। दोस्तों अब अंत में क्लास 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, यदि आपको जो है इन क्लासेस के स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर दोस्तों जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के स्टडी मटेरियल हैं, ये चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। पहला प्रश्न है, भारत में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कब मानी जाती है? फटाफट जो है आप इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते चलें और अंत में चेक करें कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो दोस्तों ऊपर ही बताया था कि मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 712 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो पहला शासक जो था वो था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न है, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो उसने भारत पर जो आक्रमण किए थे वो किए थे कुल 17। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको ऊपर भी बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो करवाया था यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही उसका निर्माण किया था, करवाया था सॉरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का की पहले महिला शासक कौन थी? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत की पहली जो महिला शासक थी वो थी रजिया सुल्तान। आपका अगला प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? तो दोस्तों जो लौह पुरुष के नाम से नाम जो है जिसका प्रसिद्ध था वो थे कौन से? जिसको पता है कमेंट में बताएं फटाफट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलबन। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, पेपर में पूछा जा सकता है। लौह पुरुष के नाम से कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बलबन।
आपका अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन-सी कर व्यवस्था लागू की थी? आपको ऊपर पढ़ाया था। तो उसने जो कर व्यवस्था जो है लागू की थी वह थी बाज़ार नियंत्रण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाज़ार नियंत्रण। आपका अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जिसको पता है, जिसने ध्यान से क्लास को पढ़ा होगा, वो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, जो वंश थे या जो शासक थे, उनमें से जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट रहते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लें। इसलिए बोलता हूँ क्लास को ध्यान से सुनें और अंत तक जो है इन इम्पोर्टेंट प्रश्न को जो है देखते चलें। तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। आपका अगला प्रश्न है, तांबे की मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था? जिसने तांबे की जो मुद्रा चलाई थी, वह सुल्तान कौन था? तो वो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। आपका अगला प्रश्न है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला सुल्तान कौन था? फटाफट बताएं दोस्तों, कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। आपका अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक किस कर को समाप्त किया? उसने किस कर को जो है समाप्त किया था? उसने किया था जजिया। जजिया कर को उसने जो है समाप्त किया था। आपका अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, खिज़र खां। खिज़र खां जो है सैयद वंश का जो है संस्थापक था। आपका अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संस्थापकों और दोस्तों जो वंश हैं उनसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो बताएं, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जवाब होगा बहलोल लोधी। लोधी वंश का ये क्या था? संस्थापक था। इसके बाद बात करते हैं, पानीपत की लड़ाई जो है कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऊपर हमने पढ़ा था कि पानीपत की लड़ाई हुई थी जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। फटाफट बताएं इसका आंसर क्या होगा? कब बताया था कि पानीपत की लड़ाई हुई थी? पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पानीपत की लड़ाई पहली बार किनके बीच हुई थी? दोस्तों, अभी ऊपर ही बताया मैंने किनके बीच हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ही जो है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। और ये लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1526 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोनों ही, इनको नोट कर लें। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जिसको पता है फटाफट राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों ऑप्शन सी, बाबर ने। तो ऑप्शन सी है बाबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा? क्या नाम रखा था उसने अपनी आत्मकथा का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबरनामा।
बाबर ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था दोस्तों बाबरनामा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, अकबर के राजगुरु कौन था? कौन था अकबर का राजगुरु? तो अकबर का राजगुरु था ऑप्शन ए बीरबल, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया? दोस्तों फटाफट बताएं उसने कौन सा नया धर्म चलाया था? इसका सही जवाब होगा दीन ए इलाही। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ ऑलमोस्ट जो है इम्पोर्टेंट ही हैं, और जहाँ मैं बोलता हूँ लिखता हूँ इम्पोर्टेंट तो समझ लो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जहाँ मैं बोलता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लो एग्जाम में आने के बेहद चांस हैं। आपका अगला प्रश्न है, भूमि मापन प्रणाली किसने शुरू की थी? बताओ दोस्तों, भूमि को मापने की प्रणाली जो है किसने शुरू की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शेर सूरी। आपका अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन थे? बताएं दोस्तों, अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा अबुल फजल। अबुल फजल, इसका जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? जो जहांगीर की आत्मकथा थी उसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तुगलक ए जहांगीरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओ- तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यदि एग्जाम इजी डालें तो उसमें ये प्रश्न आराम से फिट होता है, वहां पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बताएं ताजमहल का निर्माण जो है किसने करवाया था? बताएं फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया था? ताजमहल का निर्माण किए करवाया था। आपका अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस मंदिर को नष्ट करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर मैंने लिखा भी है, परीक्षा आधारित पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि औरंगजेब ने किस मंदिर को नष्ट करवाया था? फटाफट बताएं, देखते हैं कितने लोगों का ये प्रश्न जो है सही होता है। बताएं फटाफट 27वां प्रश्न का आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा काशी विश्वनाथ। औरंगजेब ने जो है काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कराया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फिर से बोल रहा हूँ। आपका अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने जजिया कर जो है पुनः कब लगाया था? आपके ऑप्शन है 1658, 1668 या 1679 या 1688। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1679। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था? इसको दोस्तों मैंने ऊपर थ्योरी में नहीं कवर किया है, क्योंकि यहाँ से इतने ज़्यादा प्रश्न कभी जो है पूछे नहीं जाते हैं, और इतने इनसे एग्जाम में आता नहीं है। फिर भी जो इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो यहाँ से जो है आप चाहें तो इनको थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं, बाकी इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बताएं दोस्तों,
मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था? किसने किया था मराठा शक्ति का जो है स्थापना? तो सही जवाब होगा इसका शिवाजी। शिवाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? मतलब वो शिवाजी थे राजा कब बने थे? तो इसका सही जवाब होगा 1674 ईस्वी में जो शिवाजी थे उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इसी के साथ जो है क्लास 2 पूरी तरह समाप्त होती है। यदि आपका कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक सभी फ्री क्लासेस पहुंचते रहें। आपके लिए जो है कोई भी पेड बैच नहीं है, ये फ्री है। आपको सिर्फ करना इतना है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।